फ्रॉम चैप्टर 4 इंटरनेट के बारे में देखते हैं भाई क्या है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। पहली चीज आती है हमारे सामने द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन फॉर क्रिएशन ऑफ द इंटरनेट was largely created by three individuals and a research conference, each of which changed the way we thought about technology by accurately predicting its future। देखिए ये नेटवर्किंग बेसिकली इंटरनेट जो है हिस्ट्री इंटरनेट की, एक तो ये बता रहे हैं कि एक कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन था फॉर क्रिएशन ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का क्रिएशन एक कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन था, वाज लार्जली क्रिएटेड बाय तीन लोगों के द्वारा, मतलब तीन लोगों ने बहुत ज़्यादा, थ्री इंडिविजुअल्स एंड रिसर्च कॉन्फ्रेंस विच ऑफ each of which changed the way we thought about technology by accurately predicting its future। मतलब इन तीन लोगों की वजह से पूरा चेंजमेंट आ गया रिसर्च में, ये देखा गया पूरा थॉट, लोगों की सोच बदल गई अबाउट टेक्नोलॉजी के बारे में बाय एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग इन फ्यूचर की फ्यूचर में इंटरनेट का कैसे क्या यूज होगा। पूरा चीज ही इन्होंने पूरी पर्सपेक्टिव बदल दी पूरी। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। इंटरनेट के बारे में आज आपको एक अच्छा फैक्ट बताऊंगा मैं थोड़ा सा, जो नेट पर आप देख सकते हैं उसके बारे में। और मैंने 10th यूपी बोर्ड में नहीं बता पाया था सर, 10th सीबीएसई में उनको भी, बच्चों को भी बताना है, पर आपसे आज मैं शुरुआत कर दे रहा हूँ तो थोड़ा आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो वैनी क्या लिखा है, वैन नेवर बश, एक ये जो थे हमारे डिस्कवर, इन्होंने क्या रोड द फर्स्ट विजनरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोटेंशियल यूजेस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द मिमिक्स ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। तो इन्होंने सबसे पहले एक क्या फर्स्ट विजनरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोटेंशियल यूजेस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दिया विथ हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द मिमिक्स ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम इन्होंने बनाया था उसके बारे में। नॉर्बर्ट वीनर ने क्या दिया था, इन्वेंटेड द फील्ड ऑफ साइबरनेटिक्स, इन्होंने साइबरनेटिक्स की फील्ड में इन्वेंशन किया था। इंस्पायरिंग फ्यूचर रिसर्चर्स टू फोकस ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एक्सटेंड ह्यूमन कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो नॉर्बर्ट वीनर ने क्या इन्वेंट किया था, साइबरनेटिक्स के बारे में फील्ड में थोड़ा सा इन्वेंशन किया। इंस्पायरिंग फ्यूचर रिसर्च किए को आगे बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चेस किए, और क्या फोकस किया, ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी का कैसे हम यूज करेंगे, एंड टू एक्सटेंड ह्यूमन कैपेबिलिटीज, की इस टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन अपने कैसी कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करेगा, चीजों को बढ़ाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हेलो, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट जो थे एक द 1956 डार्थमाउथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, crystallized the concept that technology was improving at an exponential rate and providing the first serious consideration of the consequences। ठीक है, तो जो 1956 में डार्टमाउथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो टेक्नोलॉजी था उसके कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्रिस्टलाइज किया गया, इम्प्रूव किया गया, उसके एक्सपोनेंशियल जो रेट है उसको बढ़ाया गया, एंड प्रोवाइड द फर्स्ट सीरियस कंसिडरेशन, एक बहुत ही सीरियस कंसिडरेशन की गई, कंसिडरेशन बनाया गया, कॉन्सिक्वेंसेस को मिला के चार चीज़ें की गई। ठीक है, तो मतलब ये इंटरनेट की खोज एक तरीके से की गई। तो सबसे पहले मार्शल मैक्लुहान, ठीक है, मार्शल मैक्लुहान ने मेड द आइडिया ऑफ ग्लोबल विलेज इंटरकनेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ आवर पॉपुलर कल्चर। ठीक है, तो इन्होंने एक आइडिया दिया ग्लोबल विलेज इंटरकनेक्टेड का बाय एन इलेक्ट्रॉनिक नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ आवर पॉपुलर कल्चर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखा कि इन्होंने सोचा जो विलेज है, तो विलेज में जितने भी लोग हैं गांव में, उनको हम ग्लोबली कनेक्ट करें। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक नर्वस सिस्टम का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के थ्रू सभी लोगों को आपस में कनेक्ट करें।
मतलब वो ये लोग आपस में एक साथ कनेक्ट हो जाएं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नर्वस सिस्टम, जो कि पार्ट ऑफ अवर पॉपुलर कल्चर, जो अपने कल्चर में आता है उसके अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक, तो अब इन्होंने देखो इन 1957 द सोवियत यूनियन लॉन्च्ड द फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट, ट्रिगरिंग यूएस प्रेसिडेंट Dwight Eisenhower to create the ARPA agency to regain the technological idea in the arms race। देखो सबसे पहले सोवियत यूनियन ने, जो अमेरिका था, उसने सबसे पहले अपनी आर्मी के लिए सबसे पहला एक नेटवर्क क्रिएट किया था, जो कि अर्पा एजेंसी द्वारा क्रिएट किया गया था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी होता है इसका फुल फॉर्म। 1957 में सोवियत यूनियन ने पहले एक सैटेलाइट लॉन्च की, फर्स्ट सैटेलाइट, जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। ट्रिगर किया था किसने? यूएस प्रेसिडेंट उस समय के कौन थे? dwight eisenhower थे। टू क्रिएट द अर्पा एजेंसी टू रिगेन द टेक्नोलॉजिकल लीड इन द सेम इन द आर्म्स रेस। ठीक है, आर्म्स रेस में इन्होंने टेक्नोलॉजिकल लीड किया, बढ़ाया। अर्पा अपॉइंटेड जेसीआर, फिर अर्पा ने जेसीआर लिकलाइडर को अपॉइंट किया टू हेड द न्यू आईपीटीओ ऑर्गेनाइजेशन with a mandate to further the research of the SEG program and help protect the US against a space based nuclear attack। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फिर इसके बाद देखो यहाँ से स्टार्टिंग हुई, अर्पा एजेंसी क्रिएट हुई, आर्मी के लिए सबसे पहला नेटवर्क बनाया गया था। फिर उन्होंने जेसीआर लिकलाइडर को हेड बनाया। ठीक है, न्यू आईपीटीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, विथ ए मैंडेट टू फर्दर द रिसर्च ऑफ द सेग प्रोग्राम एंड हेल्प प्रोटेक्ट द यूएस अगेंस्ट स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर अटैक। फिर इन्होंने जेसीआर लिकलाइडर को हेड बना के ये कहा कि आप इसी में आगे रिसर्च करिए और ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करिए जिससे हम यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को स्पेस बेस्ड अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हो तो उससे हम बचे। इस खोज में जेसीआर लिकलाइडर ने अगला स्टेप बढ़ाया था। क्लियर हुआ यहाँ तक? हेलो, ठीक, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक, फिर लिकलाइडर ने आगे देखो, लिकलाइडर evangelized within the IPTO about the potential benefits of a countrywide communications network। तो इन्होंने क्या किया, इसने आगे उस चीज को बढ़ाया और इस आईपीटीओ को क्या किया, पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ए कंट्री, पूरी कंट्री वाइड इस कम्युनिकेशन को, नेटवर्क को पूरा इस्टेब्लिश किया कि मतलब पूरी कंट्री में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सके। इन्फ्लुएंसिंग हिज सक्सेसर्स टू हायर लॉरेंस रॉबर्ट्स इम्प्लीमेंट हिज विजन। फिर इससे प्रभावित होकर इसके आगे के जो लॉरेंस रॉबर्ट्स थे, इन्होंने इनके इस विजन को इम्प्लीमेंट किया। क्लियर? हेलो, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो कह रहा है रॉबर्ट लेड डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क बेस्ड ऑन द न्यू आइडिया ऑफ पैकेट स्विचिंग। देखो इसके बाद कौन आया, देखिए याद रखना है सबसे पहले, अभी मैं देखो पूरा पढ़ दूंगा, फिर इसको पॉइंट वाइज आपको कैसे याद रखना है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट बहुत ध्यान से समझिएगा, और ये बहुत लिखने को आता है, बहुत करने को आएगा ये। फिर रॉबर्ट लेड आए ने डेवलपमेंट, जब नेटवर्क का आगे बढ़ाया तो इन्होंने एक नया आइडिया दिया पैकेट स्विचिंग का, इन्वेंटेड बाय पाउल बैरन एट रैंड मतलब होता है आरएनडी, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड फ्यू ईयर्स लेटर बाय डोनाल्ड डेवीज एट द U2K नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। इसने क्या किया, रॉबर्ट आए तो इन्होंने एक पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि जैसे नेटवर्क पे सेंडर टू रिसीवर जो भी डेटा जाएगा वो पैकेट्स के रूप में डिलीवर करते हैं हम लोग क्या करते हैं, पैकेट्स के रूप में डिलीवर करते हैं ओवर द इंटरनेट। तो इन्होंने कहा ये काम करते हैं हम लोग भाई, मतलब जो इंटरनेट पर डेटा जाएगा वो पैकेट्स के रूप में जाएगा। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ इसका भाई आगे।
फिर डोनाल्ड डेविस ने एट द U2K नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, फिर इन्होंने आगे कदम बढ़ाया तो इन्होंने बोला साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब हमारा जब इंटरनेट आ ही गया है तो ऐसा थोड़ी हम किसी एक फील्ड के लिए इसको बाउंड कर दे. नाउ वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट टू द अदर थिंग्स ऑल्सो. मतलब we can use the internet in the science and technology department, we can use the internet in other fields like medicines and research field and IT field और different types of fields जहाँ भी use कर सकते हैं, education, commercial business. तो इन्होंने उसी चीज़ को आगे बढ़ाया. क्लियर. नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में द स्पेशल कंप्यूटर कॉल्ड एन इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर वॉज डेवलप्ड टू रियलाइज द डिज़ाइन. तो एक उस समय एक स्पेशल कंप्यूटर जिसका नाम था इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर वॉज डेवलप किया गया टू रियलाइज द डिज़ाइन. वहाँ पे उसकी डिज़ाइन डिस्कस किया गया. एंड द ARPANET वेंट लाइव इन अर्ली अक्टूबर 1969. तो 1969 में ARPANET हमारे इस डिज़ाइन जब उसका क्रिएट किया गया तो ARPANET हमारे सामने आया. ठीक है, ARPANET समझ में आया. एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. फुल फॉर्म क्या है ARPANET का? हेलो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. 1969 अक्टूबर में ये आ गया था हमारे सामने. ठीक है. द फर्स्ट कम्युनिकेशंस वर बिटवीन लियोनार्ड कैलेनरॉक रिसर्च सेंटर पे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस. ठीक है. तो लॉस एंजलिस में इस यूनिवर्सिटी पर. एंड डगलस एंगलबर्ट. डगलस एंगलबर्ट जानते हैं कौन थे ये साइंटिस्ट? इन्होंने किसका इन्वेंशन किया था बताएं? डगलस एंगलबर्ट. अरे बताओ भाई, इन्होंने किसी चीज का इन्वेंशन किया था. हेलो अदीबा, अलीना, अनन्या, बताओ. हेलो हाँ बताओ भाई, डगलस एंगलबर्ट ने किसका इन्वेंशन किया? हाँ बताओ. नहीं मालूम? अरे माउस का इन्वेंशन किया था, ये नहीं मालूम है? माउस का इन्वेंशन डगलस एंगलबर्ट ने किया था. याद आया? माउस का किया था इन्वेंशन. ठीक है. अब इसके बाद आगे देख लेते हैं. At the Stanford Research Institute, the first networking protocol used on the ARPANET was the Network Control Program. तो देखो सबसे पहले ARPANET पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया गया था? कौन सा यूज किया गया था? ये किया गया था आपका नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम. कौन सा? नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम. क्लियर है? ठीक है. तो ये प्रोटोकॉल यूज किया गया था. इसके बाद इन 1983 इट वाज रिप्लेस्ड विद द TCP/IP प्रोटोकॉल. फिर इस प्रोटोकॉल को किससे रिप्लेस कर दिया गया था? TCP/IP प्रोटोकॉल से रिप्लेस कर दिया गया था. TCP/IP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है. तो ये क्या काम करता है भाई TCP/IP प्रोटोकॉल? देखो TCP का काम होता है कि जो भी डेटा पैकेट्स है उसको पैकेट्स में डिवाइड करना, तोड़ना, ब्रेक करना इनटू पैकेट्स है. और IP का काम होता है रूट डिफाइन करना और उसको डिलीवर कर देना करेक्ट रूट पे. क्लियर? Replaced with the TCP/IP protocol invented by Robert Kahn, Vinton Cerf and others. इन लोगों ने मिलकर ये किया था. Which quickly became the most widely used network protocol in the world. जो कि आज के समय में ये widely used हो रहा है. ये प्रोटोकॉल आज widely used है आज के समय में.
ठीक। अब देखो इन 1990 फिर इन 1990 में क्या हुआ कि द ARPANET was retired and transferred to the NSF net। फिर ARPANET धीमे धीमे यूज होना कम हो गया। इसके बाद इसकी जगह किसने ले ली? NSF नेट ने ले ली, नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क के रूप में इन्होंने अपनी जगह ले ली। ठीक है। द NSF नेट was soon connected to the CS नेट। फिर ये किसमें, ये जल्दी एज सुन एज कनेक्टेड किससे हुआ? CS नेट से हुआ, विच लिंक्ड यूनिवर्सिटीज अराउंड नॉर्थ अमेरिका। फिर नॉर्थ अमेरिका में जो भी यूनिवर्सिटीज थी उनसे ये कनेक्ट हुआ। क्लियर? हेलो, ठीक। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका एंड देन टू द EU नेट फिर बना, विच कनेक्टेड रिसर्च फैसिलिटी। जब EU नेट में हुआ तो ये रिसर्च से कनेक्टेड हुआ कि रिसर्च फील्ड में भी यूज हो सकता है। फैसिलिटीज इन यूरोप थैंक्स इन पार्ट ऑफ द NSF enlightened management and fueled by the popularity of the web. The use of the internet exploded after 1990, causing the US government to transfer management to independent organizations starting in 1995। फिर हुआ क्या कि आगे चल के 1990 में इंटरनेट एक्सप्लोडेड हुआ इतना ज़्यादा कि US गवर्नमेंट ने इसको ट्रांसफ़र किया मैनेजमेंट टू इंडिपेंडेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। और ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्टिंग इन 1995 तक कई ऑर्गेनाइजेशंस तक को इसको दे दिया गया कि आप लोग इसको यूज़ करें। इस तरीके से इंटरनेट की खोज हुई। आई बात समझ में? हेलो, क्लियर है? आप समझना। अब देखो पॉइंट वाइज कैसे याद करेंगे। अब हमने पढ़ा है, अब इसको देखिए हम पलटेंगे नहीं, ऐसे ही बताएंगे आप। सबसे पहले इंटरनेट की खोज स्टार्ट की थी, कैसे हुई थी भाई? ARPANET के थ्रू US एजेंसी ने, सोवियत संघ ने इसको डिफाइन किया, आर्मी के लिए सबसे पहला नेटवर्क बनाया गया ARPANET। आगे चल के लिकलाइडर ने इसमें और इन्वेंशंस किए और इन्होंने IPTO के अकॉर्डिंग कंट्री वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्टेब्लिश किया। इसके बाद रॉबर्ट ने इस नेटवर्क को डेवलप करते हुए पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट दिया। क्लियर? पैकेट स्विचिंग मतलब पैकेट्स के रूप में जाएगा। फिर आगे रिसर्च डेवलपमेंट हुआ। फिर ARPANET 1969 में पूरी तरीके से आ गया हमारे पास। फिर इसके बाद ये आगे चल के NSF में कन्वर्ट हुआ ARPANET। साइंस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी इसका यूज़ होने लगा। ठीक है। इसके बाद इसकी जगह NSF नेट के बाद CS नेट कनेक्टेड हुआ इससे, फिर EU नेट, और फिर इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते इंटरनेट पूरी तरीके से एनलार्ज फील्ड में डिस्कवर हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब इसको अच्छे से पढ़ लेना, ऐसे पॉइंट वाइज याद रखना। और अब तुम्हें एक चीज बताते हैं कि इंटरनेट में जो हमारे पास है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इंटरनेट के बारे में, कि आपको पता है कि आप कोई बता सकता है कि इंटरनेट अब कैसे यूज करते हैं, आखिर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश की गई है जिससे हम इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। और गूगल से आप यूज करते हो तो गूगल तो भाई इसका सेंटर तो अमेरिका में है, कैसे हमारे पास डेटा आता होगा, कैसे, क्या कोई बता सकता है इसके बारे में? बताओ मैं। अच्छा, हेलो, हाँ अलीना बताओ भाई। इंटरनेट जो तुम यूज कर लेती हो कैसे यूज होता है, कभी सोचा इसके बारे में? चलो आज हम तुम्हें बता रहे हैं। अगर कोई बताए नहीं, अच्छा कोई बताया नहीं, ठीक है हम बता रहे हैं। देखो किस तरीके से क्या करना है। देखो सबसे पहले सुनना। देखो हमारे पास 3 टीयर होते हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 3 टीयर्स हैं, जो हमें 3 टीयर्स से होते हुए एक एक टीयर को हम समझाएंगे। समझना, आज अभी यही समझाएंगे, इसी में क्लास ओवर होगी, आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें बताना जरूरी है। मैंने जो सीनियर्स पिछले साल के थे वो निकल गए थे, उनको मैं नहीं बता पाया था, ना ही 10th CBSE में, ना ही 10th UP बोर्ड में, पर आपको इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, समय नहीं मिल पाया था इस वजह से। देखो 3 टीयर होते हैं, तीनों टीयर से गुजरते हुए नेटवर्क हमारे पास। सबसे पहले आपने ये बात सुनी होगी, जो केबल्स हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, वो समुद्र में भी बिछाए गए हैं।
क्लियर? हेलो? तो इन्होंने समुद्र में बिछाए गए हैं, तो जानते हो ये कैसे बिछाए गए? टीयर 1 का काम क्या है? टीयर 1 ने क्या किया है कि एक जो सबमरीन इंटरनेट मैप डेवलप किया है। सबमरीन इंटरनेट मैप का क्या मतलब है? ये जो टीयर 1 है ये क्या करता है, इसने वर्ल्ड में सब जगह अपने फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाए गए हैं। तो इनका देखो अपने यहाँ इंडिया का कनेक्शन इस फाइबर सबमरीन मैप केबल से कैसे हुआ है? इसका कहाँ कहाँ से कनेक्शन है? एक तो महाराष्ट्र से है, एक केरला से है, मतलब जहां जहां समुद्र है, समुद्र के अंदर से सोचो केबल बिछाए गए हैं और इनको वहां तक कनेक्ट किया गया है। कहाँ तक? अदर कंट्रीज से। सोचो कितनी बड़ी केबल्स कैसे किया गया होगा। और बीच बीच में अगर ये तुमने देखा होगा कभी कभी केबल डिस्ट्रॉय, अगर मान लो समुद्र में है तो वेल शार्क वगैरह इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो फिर इसका मेंटेनेंस भी होता है। अगर ये डिस्ट्रॉय कर दें तो उसके इस टीयर ने क्या कर रखा है कि अलग से आप कनेक्टिविटी दूसरे रूट से ले सकते हैं। ठीक है, सपोज करो तुमने किसी चीज को सर्च किया तो वो डेटा, अब आपने फॉरेन की कोई चीज सर्च की, मतलब आउटसाइड ऐसा डेटा सर्च किया जिसका जो इंफॉर्मेशन है वो अमेरिका के गूगल के सर्वर पर रखा है, तो वो आपका मान लो मुंबई से होते हुए आगे तक जाएगा। क्लियर? तो टीयर 1 ने जानते हो क्या काम किया? केवल पूरी लाइंस और केबल्स बिछा रखी है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे महाराष्ट्र से कनेक्टेड है, गुजरात से, केरला से, उड़ीसा से, और आपका यहाँ कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। यहाँ से कनेक्ट, मतलब जितना भी ऑल ओवर इंडिया जो भी तुम सर्च कर रही हो चाहे हम सर्च कर रहे हो, पूरा ये डेटा कहाँ से ट्रेवल होकर जाता है? मुंबई से होके जाएगा, नहीं तो ज़्यादातर मुंबई से होके जाता है। मुंबई का जो डेटा है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा डेटा खर्च होता है, तो उसको मैप के थ्रू दिखाया जाता है। और 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जो डेटा खर्च का वो आता है हमारे पास कॉस्ट, वो सबसे ज़्यादा मुंबई से आता है, क्योंकि वहाँ से रूट होकर ट्रेवल होकर बहुत आता है डेटा। ठीक है, तो टीयर 1 का काम क्या हुआ? सबमरीन के थ्रू इन्होंने पूरा केबल बिछा रखा है। टीयर 2 का काम क्या होता है? टीयर 2 का काम होता है कि ये जो सबमरीन केबल बिछाई गई हैं, जो टीयर 1 ने बिछाया, टीयर 1 टीयर 2 को फिर कनेक्ट करता है। वो क्या करता है, फिर यहाँ से डेटा भाई वो लाया, वो यहाँ तक छोड़ दिया मुंबई तक। टीयर 2 क्या करता है, वो उसको इंडिया के सही कई पार्ट्स पे, कई जगह टीयर 2 इसको आगे भेजता है डेटा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा लोग तिकोना और ये सब का यूज़ करते हैं कि मतलब हमें कनेक्शन मिले, कनेक्टिविटी मिले, या हमारे अलग जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, तो टीयर 2 का क्या काम होता है? ये आगे बढ़ाता है उस चीज़ को। टीयर 2 में आप समझ लीजिए जैसे जियो हो गए, एयरटेल हो गए, या जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इससे कनेक्ट होते हैं टीयर 1 से। आई बात समझ में? हेलो? अब टीयर 2 के बाद टीयर 1 क्या होता है? टीयर 1 हमारे पास वो होते हैं जो हमें जगह जगह टावर्स लगे हैं और वहाँ से हम सिग्नल कैचअप करके अपना एक्सेस करते हैं डेटा। क्लियर हुआ? अब जैसे इसमें देखो आपने देखा होगा जियो का बहुत इस तरीके से हम इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। टीयर 1 का काम केवल वही है कि उसने केबल्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बिछाए हैं, वो फाइबर ऑप्टिक जहाँ से पूरा डेटा आता है रूट के थ्रू। टीयर 2 क्या करता है, इसको इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है जितने भी हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। और फिर टीयर 1 हमारा काम है कि ये लोगों तक पहुँचाना, उसके पास पास जगह पे केबल्स नेट वो आपका टावर्स लगाना, वहाँ से एक्सेस का काम, वो सब। आपने देखा होगा एक कंपनी जियो थी भाई, रिलायंस ने जब अपनी 4G टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी कैसे इस्टेब्लिश कर ली, इस पर कभी विचार किया? इतनी जल्दी से उसने इस्टेब्लिश कैसे कर लिया 4G टेक्नोलॉजी को इंडिया में? मालूम है कैसे किया? हेलो? देखिए उसने क्या किया कि टीयर 1 का काम तो पूरा था, उसे मालूम था कि टीयर 1 ने पूरा डेटा लाके वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछा रखी है, तो हमको डेटा महाराष्ट्र तक तो मिल जाएगा। उसको महाराष्ट्र से ही तो आगे पहुंचाना था पूरी कंट्री में। तो इसने जल्दी अंडरग्राउंड केबल्स बिछा के 4G टेक्नोलॉजी केवल उसने इंडिया में सेटअप उसका डेवलप किया। जब सेटअप स्टैब्लिश कर दिया
तो उसने कहा कि सेटअप स्टैब्लिश कर दिया, तो वो डेटा जल्दी जल्दी 4G कनेक्टिविटी सबको देने लगा, और देने लगा भाई। लोग सर्च करते थे तो वो जल्दी टीयर 2 और टीयर 1 में यही चीज हो जाती है कि टीयर 2 और टीयर 1 में ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने पूरी केबल्स ऑल ओवर इंडिया बिछा दी, और इसीलिए जियो की कनेक्टिविटी देखा होगा आप बहुत अच्छी है, क्योंकि और उसको टीयर 1 से जाके कनेक्ट कर दिया, तो डेटा जल्दी जल्दी पहुंचेगा कि नहीं सबके पास। हेलो, इस तरीके से इंटरनेट यूज किया गया है। अब जियो में इसीलिए रिलायंस सबसे आगे क्यों है, क्योंकि ये इसी कारण यही है। इसी तरह एयरटेल भी है, इन्होंने भी ये काम किया। तो मेन जो है सबमरीन इंटरनेट मैप होता है, जो वो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सी हमें बताता है। कनेक्टिविटी उसने फाइबर ऑप्टिक केबल से थ्रू अंडरग्राउंड समुद्रों के थ्रू कर रखी है, जिससे हमें कभी भी जल्दी कनेक्टिविटी मिल जाती है। डेटा कोई भी डेटा आप सर्च मारते हो तो वो ट्रैवल, अगर मुंबई से ट्रैफिक काफ़ी व्यस्त है, बिजी है, तो वो डेटा कहते हैं आपका कभी कभी दिल्ली से होके चला जाएगा, आपका अदर स्टेट से होके चला जाएगा। तो जब घूम फिर के कहीं से जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगता है। आपने देखा होगा कभी कभी ज़्यादा टाइम लगता है डेटा सर्च होने में, और ज़्यादा आता है, समय ज़्यादा लगता है, देखा होगा आपने ये चीज़। तो वो कभी कभी होता है कि जान लो कोई केबल डिस्ट्रॉय हो गई समुद्र में, तो वो रूट बाधित हो गया। जब वो रूट बाधित हो गया तो जब तक उसका मेंटेनेंस होगा तो वही डेटा आपको दूसरे रूट से वहां तक पहुंचाएगा। ठीक है। अब जैसे गूगल के जो सर्वर हैं, आप ये भी देखिए, जैसे डेटा हमारा सबमरीन के थ्रू गया, अब वो यूएस में पहुंचा, तो यूएस में भी गूगल के कई कैलिफोर्निया में एक अलग सर्वर बना है, कई सर्वरों से गुजर के तब मेन गूगल तक पहुंचता है, और फिर वो डेटा वापस ट्रैवल होकर आपके पास आता है। सोचिए इस तरीके से पूरा इंटरनेट हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस होता है। समझ में आया भाई ये कैसे क्या है। 3 टीयर हमेशा याद रखना, टीयर 1 2 3 3 टीयर काम करते हैं। पहला टीयर वही सबमरीन इंटरनेट मैप जो डेवलप कर रहा है उन्होंने पूरा। टीयर 1 का बस काम इतना ही है, उसके बाद टीयर 1 कुछ काम नहीं करता, वो यहाँ तक महाराष्ट्र तक ला के छोड़ देता है। अब आगे आगे टीयर 2 और टीयर 1 चीज़ों को यूजर तक पहुंचाती है। हमारे तक इंटरनेट समझ लो ऐसे एक्सेस नहीं होता है। अगर ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ना हो तो तुम कनेक्ट ही ना कर पाओ। इन्होंने फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया केबल्स बिछा रखी हैं। अपने छोटे छोटे गूगल का एक सर्वर बेंगलोर में भी है एक तरीके से, पर वो इसलिए है कि जैसे मान लो सपोज तुमने कोई चीज़ सर्च करना है और वो इंडिया ही की चीज़ें है, और तुम्हें वो डेटा चाहिए, तो भाई अगर तुम्हें किसी इंडिया के अंदर की कोई डिटेल चाहिए तो उसके लिए क्या डेटा हमारा सबमरीन केबल के थ्रू होकर क्या यूएस में जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए ना। हेलो भाई, हम सर्च करना चाह रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन बैंगलोर की चाहिए, तो अगर हम चाहेंगे तो वहीं यहीं का कोई सर्वर हो तो हमको कनेक्ट करके दे दे। तो यहाँ पे भी बहुत से इंडिया में सर्वर्स बने रखे हैं, और ऐसे सर्वर्स का यूज तब किया जाता है जब मान लो केवल कोई सर्चिंग हो रही है और केवल वो इन द कंट्री हो रही है, इन इंडिया ही हो रही है, तो वो जल्दी से, आपने देखा होगा, जल्दी सर्च होके आ जाता है। कोई डेटा जो आपको बाहर से कुछ एक्सेस करना है तो वो उसके लिए टाइम लगता है। आई बात समझ में? फिर वो डेटा हमारा ट्रैवल होते हुए जाता है समय। तो ये टीयर 1 2 और 3 इस तरीके से हमारे को इंटरनेट हम एक्सेस कर पाते हैं। इसका आपको लिंक अभी एक देखता हूँ मैं, समझ में आया ये तुमको? ठीक है, तो ये ऐसे इंटरनेट हम यूज़ करते हैं। क्योंकि इंटरनेट का चैप्टर था इसलिए स्टार्ट हुआ था, तो मैंने सोचा इस बेसिक कॉन्सेप्ट याद लगना। टीयर 1 2 3 3 टीयर काम पूरे ऑल ओवर इंडिया काम कर चल रहा है। टीयर 3 पूरा काम वही करता है, उसका केवल एक काम है सबमरीन पूरा केबल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट करना है, बिछा दिए उन्होंने। टीयर 2 और टीयर 1 अपना काम अलग अलग करते हैं, वो हर जगह कंट्री में। आई बात समझ में? इस तरीके से हम इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। और देखो कभी भी देखा सर्वर डाउन हो जाता है, देखा कितनी दिक्कत आती है, तब तक जब तक कनेक्टिविटी नहीं आती तब तक काम नहीं होता है। आपने देखा जैसे बैंक में जाओ, लोग कह देते सर्वर डाउन है, सुना होगा तुमने सर्वर डाउन। ये जानते हो क्यों बोल देते हैं? क्योंकि मान लो सर्वर एसबीआई का मेन हेड तो मान लो फॉरेन में होगा हेडक्वार्टर, पर उसका मेन हेडक्वार्टर मुंबई में भी है एसबीआई का। तो मेन एसबीआई का सर्वर मतलब मुंबई से कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, यानी वहाँ कुछ दिक्कत हो गई है, तो इसलिए वहाँ पे लोग कह देते हैं सर्वर डाउन हो गया। ठीक है,
तो ये यहाँ तक था क्लियर। अब नेक्स्ट टर्न पे हम इसके आगे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कंपोनेंट्स क्या है। क्लियर।